आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज रावत ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम देखेंगे आपके बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पेपर 1 के। ये आपका रहेगा 1 जनवरी 2022 के पेपर के आपके सीडीपी के बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों से भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि शरीर के जो आपके विभिन्न अंग होते हैं विकास के विभिन्न चरणों से भिन्न होते हैं। विकास का एक आयामी सिद्धांत, विकास का एक दिशाई सिद्धांत, विकास का असतत प्रक्रिया है या फिर विकास की दिशा अधोमुखी एवं शीर्षगामी होती है। अधोमुखी और शीर्षगामी क्या होती है? अधोमुखी मतलब आपके सेंट्रल से बीच के हिस्से से आपका विकास कहाँ बाहर की ओर चलता है, और शीर्षगामी यानी विकास जो होता है वह कहाँ से होता है? सर से लेकर पांव तक चलता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों से भिन्न होते हैं, यानी विकास जो होता है अलग अलग दिशा में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा कि विकास की दिशा अधोमुखी और शीर्षगामी होती है। ये इसका हमें क्या है? परिणाम देता है। अगला आपका कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। ये आपका सही है कि बच्चों का जो विकास होता है समाज के रिस्पेक्ट में होता है। बाल्य अवस्था वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जाता है। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों का विकास केवल केवल आज जहाँ पे भी आ जाएगा आनुवंशिकता पर आधारित, ये भी गलत हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि बच्चों का विकास एक स्वाभाविक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। आपका ऑप्शन फर्स्ट इसमें सही आंसर हो जाएगा। आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। यहाँ पे थोड़ा ये डैश कहलाती है, यानी आनुवांशिकता विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। अनुकूलन, अधिगम, समाजीकरण या फिर परिपक्वता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 परिपक्वता कहते हैं। ऑप्शन 4 आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे है कि समाजीकरण का प्राथमिक और द्वितीय कारक कौन कौन से होगा, ये आपसे पूछा गया है कि समाजीकरण का जो होता है प्राथमिक कारक कौन सा होगा और द्वितीय कारक कौन सा हो जाएगा। तो आपका परिवार प्राथमिक है और विद्यालय द्वितीय है। बिल्कुल पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। परिवार आपका क्या है? प्राथमिक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। पास पड़ोस गलत, मीडिया भी गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका क्या है? पहले पे आपका हो जाएगा प्राथमिक डालना आपको। तो प्राथमिक में आता है पहले परिवार और फिर आपका द्वितीय में आता है आपका विद्यालय। तो पहला ही ऑप्शन आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? कि आपका बच्चा कितना है? 7-8 वर्ष का आपका बच्चा है और नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंधन बनाए रखना, दंड और आज्ञा पालन करना या फिर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो आपका बच्चा क्या है? अभी 7 से 8 वर्ष का है और इसमें क्या है? नैतिक निर्णय लेने का आधार उसका हो जाएगा आपका दंड और आज्ञा पालन। आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि कौन सा स्तर होता है? जो कि आपका होता है स्तर दूसरा होता है आपका लॉरेंस कोहलबर्ग की आपकी नैतिक सिद्धांत में। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुए हैं? कि वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना या फिर दूसरों की परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है। चौथा कह रहे हैं कि स्थानों जैसे अपने विद्यालयों का स्थानीय मानचित्रण करने की क्षमता। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्रमबद्धता का अर्थ होता है आपका
क्रमबद्ध का अर्थ क्या होता है कि वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित करना, एक क्रम में लगाना कि यह सपोज यह क्या है, इतना मीटर है, 5 मीटर है, फिर ये 4 मीटर उससे छोटा हो गया, 3 मीटर उससे छोटा हो गया, 2 मीटर हो गया। तो इस प्रकार से क्या है, एक क्रम में लगाना, ये क्या है, घटते हुए क्रम में लगा रखा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, आपका क्रमबद्धता कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला है कि 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर सांप के रूप में परिवर्तन करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन प्याजे के अनुसार उसकी सोच के पीछे कौन सा तर्क है? यानी वह क्या कह रही है यहाँ पे कि जो चिकनी मिट्टी होती है उसको अगर उसने खींचा तो वह क्या है, सांप की तरह बन जाता है, तो यानी चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। तो जीववाद में क्या होता है कि बच्चा किसी भी निर्जीव चीज़ को क्या है, समझता है कि इसमें भी जान है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये थोड़ा गलत छप रखा है, यहाँ पे हो जाएगा केंद्रीयता, यानी सेंट्रेशन इसे हम बोलते हैं। यानी बच्चा क्या है, अपने थॉट को रिवर्स नहीं कर सकता है। बच्चे ने अगर क्या है वो सांप बना दिया तो बच्चा सोचता है कि ये दोबारा क्या है, मिट्टी नहीं बन सकती। तो यही आपका सही हो जाएगा। निगमन तर्क नहीं होगा, परिणाम निकालना भी नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा कि बच्चा अभी किस अवस्था में है, केंद्रीयता वाली अवस्था में है। तो ऑप्शन सेकंड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यहाँ पे डैश पर आधारित है। किस पर आधारित है? सामाजिक संरचना पर, व्यवहारवाद पर, मनोविश्लेषण पर, या फिर सार्वभौमिकता पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सामाजिक संरचना। जहाँ पे भी समाज रिलेटेड आ जाएगा वो आपके लेव वाइगोस्की होते हैं। अगला है आपका लेव वाइगोस्की ने बच्चे के स्वयं के संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? कि बच्चा जो है अपने खुद से बात करता है तो उसको उन्होंने क्या बोला आपका, निजी संवाद, उच्च स्तर में वार्ता, पाठ, या फिर स्वकेंद्रीवाद। स्वकेंद्रीवाद नहीं हो जाएगा, स्वकेंद्रीवाद गलत। तो पाठ क्या होता है? पाठ आपकी मदद होती है, जो कि कोई भी आपका बड़ा या फिर जो आपका टीचर करता है एक स्तर ऊपर बढ़ाने के लिए, आपका जो होता है आपका यह हो जाएगा निजवाग। इसे हम क्या बोलते हैं? निजवाग बोलते हैं। जब बच्चा क्या है खुद से बातचीत करता है उसे निजवाग कहते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा को निम्न में से कौन सी विशेषता है? एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना। ड्रिल और अभ्यास गलत हो जाएगा। योग्यता आधारित स्थायी अलगाव करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। सहयोगितापूर्ण अधिगम करना, या फिर पुरस्कार और दंड। पुरस्कार और दंड जहाँ पे भी आएगा ये भी गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका, कौन सा? ऑप्शन थर्ड, सहयोगिता पूर्ण अधिगम आपका जो होता है ये एक प्रगतिशील कक्षा में होता है। अगला प्रश्न है आपका, एक बच्चे में दूसरे के इरादे और इच्छाओं को समझने की क्षमता है, यह बुद्धि किस रूप को दर्शाती है? ये भी आपका हार्वर्ड गार्डनर का प्रश्न है, जो आपके बहुबुद्धि सिद्धांत दिए थे उन्होंने। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि एक बच्चे जो है वह दूसरे के इरादों को समझ सकता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? स्थानिक बुद्धि नहीं। स्थानिक बुद्धि जो होती है आपकी आर्किटेक्ट वगैरह में आपकी बुद्धि होती है कि कैसे मैप को डिजाइन करना है। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि या फिर अंतरय व्यक्तित्व बुद्धि, इन दोनों में से एक है, प्रकृति तो नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आपकी कौन सी? अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, यानी दूसरों के क्या है इच्छाओं को जानना, और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, और इसे बोलते हैं हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि यानी क्या होता है कि दूसरों के, ये आपको थोड़ा यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं आपका इंटरपर्सनल, यहाँ क्योंकि यह क्या है दूसरों को जान रहा है। इंटर, जैसा आपका इंटर स्पोर्ट्स होता है तो क्या आप क्या है दूसरी जगह जाते हो, तो इंटरपर्सनल आपका जो हो जाएगा ये बुद्धि हो जाएगी, और ये हो जाएगी आपकी इंट्रा, यानी खुद के बारे में जानना इंटर कहलाता है, और इंटर क्या है दूसरों के बारे में जानना आपका इंटर कहलाता है। ये आपका इंग्लिश में हो गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है उसमें कौन सा आपका जो है प्रस्तावित है। तो ये थोड़ा ऑप्शन गलत हो रखे हैं, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा,
ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगी, नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई है। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षणिक और प्रौद्योगिक उत्पत्ति उन्नति को में बाधा डालता है, कि बिल्कुल गलत, कि अगर मातृभाषा में पढ़ाएंगे तो बाधा डालेगा, गलत हो जाएगा। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सिखाना और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल गलत। अंग्रेजी भाषा क्या पहली भाषा में सिखाओगे आप? नहीं। बाल विद्यालयों के लिए बहुभाषिक होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ, बिल्कुल बहुभाषिक जहाँ पे भी आ जाएगा ये आपका सही माना जाता है। बहुभाषिकता को आपको क्या है, बढ़ावा देना है। द्वितीय द्विभाषा उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है, बिल्कुल गलत। कि द्विभाषा आपकी जो होती है गलत होती है, ये ऑप्शन ही गलत है। कि ये कह रहा है कि द्विभाषा जो है वह उलझन पैदा करता है, नहीं। बाधा डालता है, नहीं। आपका हमें क्या है, बहुभाषिकता को बढ़ावा देना चाहिए, तो ऑप्शन थर्ड इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, जहाँ पे भी बहुभाषिकता आएगी। लैंगिक भूमिका क्या है? अधिग्रहित व्यवहार है, जन्मजात व्यवहार है, जैविक संरचनाएं हैं, या फिर आनुवांशिक निर्धारित है। जो आपकी लैंगिक भूमिकाएं होती हैं, ये क्या होता है आपका? आनुवांशिकता पहले से है आपकी, नहीं। जैविक संरचनाएं हैं, या फिर जन्मजात व्यवहार अभी नहीं है। अधिग्रहित व्यवहार हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड आपका, ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को हम इंग्लिश में कहते हैं आपका CCE। आपसे पूछा भी जा सकता है कि CCE यानी कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी बच्चे का हमें क्या है, लगातार उसका क्या है, मूल्यांकन करना है। तो ये क्या कह रहा है कि छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना गलत हो जाएगा। छात्रों की समझ का आकलन करना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षण शास्त्र को उसके अनुसार रूपांतरित करना, बिल्कुल सही। छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, यानी उनको बांटना, वर्गीकरण करना आपका गलत हो जाएगा। छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना, बिल्कुल गलत। तो आपका सेकंड ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका। 15 कह रहा है आपको ये बताना है कि यहाँ पे मूल्यांकन की पद्धति तय करने में एक शिक्षक को विचार करना है। तो उसमें यहाँ पे बोल रहा है आपको मल्टीपल चॉइस आंसर ढूंढना आपको, कि मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा। जो आपका शिक्षक है उसको ये बोलना चाहिए कि मेरे अलावा कौन इन परिणामों का उपयोग करेगा, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? जहाँ पे भी आ जाएगा क्या है, कि उनका तरीका क्या है, ये भी आपका सही है। कौन सी विधि शिक्षक को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगी, बिल्कुल सही। कौन सी विधि छात्रों को वर्गीकृत करने में, आपका क्या पूछ रहा है ये, यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है आपका कि वर्गीकृत करना, यानी क्या है कि कौन सी विधि छात्रों को चिन्हित कर वर्गीकृत करने में मदद कर रही है, यानी उनको क्या है, वर्गीकरण करना है, गलत। तो आपका इसमें जो है फर्स्ट सही था आपका, कि मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। सेकंड और थर्ड आपका सही है और फोर्थ आपका गलत है, यानी सेकंड और थर्ड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है इसमें फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, सेकंड और थर्ड। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आगे चलते हैं अब। समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है आपका? समावेशी शिक्षा क्या होती है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर EWS का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध कराना, केवल जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। सिर्फ जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। केवल जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या है ऑप्शन को क्या है कैंसिल कर सकते हो। योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, बिल्कुल सही। ऑप्शन फोर तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अभिकथन और तर्क वाले प्रश्न आ गए। अभिकथन क्या कहता है कि पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए, बिल्कुल सही। कारण कह रहा है कि शिक्षक को अधिगमकर्ताओं को विविध आवश्यकता हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए, बिल्कुल सही। अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए, तो अभिकथन भी सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है। आपका ये इसमें जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कि A और R दोनों सही हैं तथा A सही व्याख्या करता है R की।
तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना कर रही है, यानी उसको लिखने से प्रॉब्लम है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम अक्षमता की ओर इशारा कर रहा है? तो इसे हम आपका हिंदी में बोलते हैं आलेख वैकल्य। ये भी आपको याद रखना है, आलेख होता है आपका। आलेख वैकल्य क्या होता है आपका? जो आपका डिसलेक्सिया होता है। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को क्या है, लिखने में दिक्कत हो रही है। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना है तो मानकृत पद्धति गलत हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए, ये सही लग रहा है। रटन आधारित अधिगम गलत हो जाएगा। कागज पेंसिल पर आधारित परीक्षण भी गलत हो जाएगा। इस तरह आप ऑप्शन क्या है, कैंसिल कर सकते हो। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? सेकंड ही आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? अपसारी चिंतन, अवेगशीलता चिंतन, सोच में केंद्रीकरण या फिर अभिसारी चिंतन? तो अपसारी चिंतन आपका सही आंसर हो जाएगा, अभिसारी गलत होता है। अपसारी आपका सही आंसर हो जाएगा। छोटे बच्चे किसके द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं और उसके माध्यम से अर्थ निकालते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको जो है मल्टीपल चॉइस आपको देखना है, इसमें कौन से में से सही होंगे कौन गलत होंगे। सक्रिय अन्वेषण द्वारा, बिल्कुल सही। बच्चा क्या होता है? सक्रिय होता है अन्वेषण के द्वारा। खेल द्वारा भी सीखता है आपका बच्चा। पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा ये भी सीखता है। सहपाठियों और वयस्कों द्वारा, सहभागिता द्वारा, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आपके चारों ऑप्शन यहाँ पे इसमें सही हो जाएंगे। एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बांटकर याद याद कराना सुझाती है। तो अध्यापिका द्वारा सुझाई यह रणनीति क्या कहलाएगी? कि उसने क्या है, बच्चों को क्या है, नंबर, सपोज आपका 10 अंकों का जो नंबर होता है उसको याद करने के लिए उनको 3-3 आपके 3-3 और 4-4 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऐसे करके बच्चे क्या है आसानी से याद करेंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपका खंडीकरण बोलते हैं इसका, यानी टुकड़ों में प्रॉब्लम को बांटना। तो ऑप्शन जो है फर्स्ट आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यार्थियों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन करना, विषय वस्तु को रटना, रटना जहाँ पे भी गलत हो जाएगा। दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण गलत हो जाएगा। निष्क्रिय नहीं, सक्रिय अनुकरण आपका सही हो जाता है। बच्चे को निष्क्रिय नहीं होना है, शिक्षक को भी निष्क्रिय नहीं होना है। ठीक है, सक्रिय होना है दोनों को। उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये आपका सही हो जाएगा, पहला आपका सही हो जाएगा कि परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन करना। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनावाद उपागम के अनुसार छात्रों को पढ़ाने के सुसाध्य करता है? ये भी आपका जो है मल्टीपल चॉइस आपका प्रश्न है। तो आपको ऑप्शन देख के बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तरों के लिए उनकी टॉफ़ी देकर पुरस्कृत करती है। तो यहाँ पे क्या है, टॉफ़ी देकर पुरस्कृत करना। फ्लैश कार्ड दिखाना तो सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, टॉफ़ी दिखाकर, यानी उनको क्या है, लालच दे रही है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। अगला है आपका कि प्रमिति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है, यानी उन्हें क्या है, चर्चा करती है। बिल्कुल ऑप्शन सेकंड आपका सही है। थर्ड कह रहा है कि अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझाने के लिए संदर्भ संबोधित संकेतों का इस्तेमाल पर बल देती है। बिल्कुल सही, उन्हें क्या है, हिंट देती है। फोर्थ कह रहा है कि रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए कर देती है जो वर्तनी परीक्षण में गलत हो रखे हैं। 5 बार लिखना यानी रिपीटेशन करना गलत हो जाएगा, दोबारा दोहराना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जो आपका सेकंड और थर्ड इसमें सही हो जाएगा, सेकंड और थर्ड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा।
तो जो सेकंड और थर्ड यहाँ पे ये ऑप्शन थर्ड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं? अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर, यानी बच्चों को आपको क्या है, डराना है। डर की भावना पैदा करना गलत हो जाएगा। समस्या के समाधान हेतु निश्चित तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, निश्चित तरीका यानी एक ही तरीका का बढ़ावा देना, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, या फिर निष्क्रिय रटन पद्धति, निष्क्रिय रटन जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। तो फिर आपका बचा थर्ड ही बचा आपका, बिना पढ़े आप थर्ड लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि भाव जो है उनका मतलब यहाँ पे क्या है, डर का भाव, डर का भाव जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, निश्चित तरीके यानी एक ही तरीका, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि निष्क्रिय रटन पद्धति के आधार पर, ये भी गलत हो जाएगा। तो थर्ड ही ऑप्शन आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। इस तरह आप ऑप्शन को क्या है, कैंसिल करना सीख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना, एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। रट्टा मारना गलत हो जाएगा। और शिक्षक द्वारा नकल करना, ये भी गलत हो जाएगा। पहला क्या कह रहा है कि संदर्भ रहित अधिगम बढ़ावा देना, गलत। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, कि अलग अलग प्रकार से कैसे बच्चा क्या है विचार कर सकता है। तो आपका दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगर विद्यार्थी अपने कार्य को सफलता और आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें यहाँ पे हो जाएगा, उनमें डैश की भावना उत्पन्न होगी। किसकी भावना उत्पन्न होगी? शर्म, गुस्सा, गर्व या फिर उत्कंठा। अगर विद्यार्थी अपने कार्य को सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें क्या हो जाएगा? उनमें शर्म हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, गर्व हो जाएगा। कि अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें क्या हो जाएगी? उनमें क्या हो जाएगी? एक उत्कंठा हो जाएगी। तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाएगा। शर्म नहीं होगी, गुस्सा नहीं होगा, गर्व नहीं होगा, उत्कंठा आपका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह अधिगम की को और अधिक प्रभावी बनाता है। बिल्कुल सही। बहुसंवेदनीय उपागम, यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने का मौका देता है, गलत। निर्देश विधि का काफ़ी समय से बचाता है, गलत। और आगे प्रणीता पैदा करता है कि बच्चे क्या है, शिक्षा की आज्ञा नहीं मानते, गलत हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट ही आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पनाओं के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे पूछा गया, यानी आपको गलत ढूंढना है। एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं की और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। कि शिक्षक को क्या है, सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। तो पहले ही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले ही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कि बच्चों को क्या है, हतोत्साहित करना है, गलत हो जाएगा। तो यही ऑप्शन आपका क्या है, सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपको दिखना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है, बच्चे को क्या है, हतोत्साहित कर रहा है शिक्षक। तो ये आपका गलत होता है। लास्ट प्रश्न आपका कि निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि मूर्त प्रलोभन और पुरस्कार द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है? मानवतावादी, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक या फिर समाजवादी? जो सामाजिक सांस्कृतिक आपके होते हैं कि जो आपका पुरस्कार और जो आपके दंड होते हैं उसके द्वारा विद्यार्थियों को सिखाते हैं। तो ये कौन कहता है कि ये आपके कहते हैं व्यवहारवादी। जैसे आपके कौन व्यवहारवादी कौन हो गए, आपके स्किनर हो गए। तो ये आपका कहता है कि बच्चे को हमें क्या पुरस्कार और दंड दोनों क्या होने देने चाहिए। तो आपका सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है।